We are continuing the discussion on evolution of life on earth. It's a very very interesting topic. बहुत चीज़ें अब तक हमें समझ में आ गई है. एक शब्द हम हर वीडियो की तरह शुरू में इस बार भी लिख लेते हैं कि हमें यह समझ में आ गया कि ये डिसेंट विद मॉडिफिकेशन है, और जिस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं वो इवोल्यूशन के पैरामीटर्स हैं. और पैरामीटर्स को मैंने आपसे ये कहा कि हम ये एविडेंस देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अर्थ पे जो डिसेंट विद मॉडिफिकेशन के हमारे सामने एविडेंस क्या है, ताकि हम डार्विनियन कंसेप्ट को सपोर्ट या कोरोबरेट कर सके. तो मुझे उम्मीद है आप ये समझ गए कि हम कर क्या रहे हैं. अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो मैंने वो आपको जो मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, ट्यूबरकुलोसिस, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट पेस्ट, ये सारी जो बात आपको बताई थी, ये आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल इवोल्यूशनरी फिनोमिना है जो हम और आप अभी भी कन्फ्रंट कर रहे हैं. मैंने आपको बताया किस तरह से मेडिसिन के सामने ये एक बहुत बड़ा चैलेंज इमर्ज हो रहा है. ये जो इवॉल्विंग बैक्टीरिया है जो हमारी बनाई हुई ड्रग से रेजिस्टेंट है, उनसे मरते नहीं है, एंड दे आर बिकमिंग अ चैलेंज टू अस. सो अब इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही बढ़िया एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन के बारे में चर्चा करूंगा. इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन, एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल टॉक अबाउट होमोलॉगी. हम होमोलॉगी के बारे में बात करेंगे. सो देखिए, धीरे से समझते हैं इस चीज को. जब आपने इवोल्यूशनरी थ्योरी पढ़ा तो आपने डिसेंट विद मॉडिफिकेशन समझा. आपने देखा ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन एंड डिसेंट विद मॉडिफिकेशन. बार बार हम ये देख रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर पूरे के पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी है, इनमें बहुत यूनिटी है, और अल्टीमेटली लाइफ का एक कॉमन एंसेस्टर था, और उसी जो एंसेस्ट्रल लीनिएज है उसमें डाइवर्सिफिकेशन हुआ है ओवर time as well as in space, and that has created the entire diversity that we see in the living world today. And therefore we said that all living organisms, past, present and future, they are related to each other. They share the same genetic material which is in most cases DNA, but to varying degree. ये सारी बात मैंने आपको एक बार फिर दोबारा याद दिला दी. इसका मतलब ये हुआ कि इवोल्यूशनरी थ्योरी ये प्रेडिक्ट करती है कि रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स में कुछ सिमिलर स्ट्रक्चर्स होने चाहिए. नाउ दिस इज वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. इफ द लाइफ हैड अ कॉमन एंसेस्टर and the more recent a common ancestor is, the more related the organisms will be, जो हमने डिस्कस किया है. तो ये जो पर्टिकुलर एक क्लेड है, मैंने आपसे पहले एक शब्द इस्तेमाल किया था क्लेड, इसके जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सिमिलर स्ट्रक्चर्स होने चाहिए जो कि एंसेस्ट्रल बॉडी प्लान का हिस्सा होना चाहिए. ये प्रिडिक्ट हम कर सकते हैं इवोल्यूशनरी थ्योरी के हिसाब से, डार्विनियन कंसेप्ट ऑफ डिसेंट विद मॉडिफिकेशन के हिसाब से. अब मैं ये कह रहा हूं कि डिफरेंट टेक्सा के जो ऑर्गेनिजम्स है, रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स, बट इन डिफरेंट टेक्सा दे मस्ट बी शेयरिंग सम ऑर्गन्स, और इवन एट द बायोमोलिक्यूलर लेवल सम सीक्वेंसेस. से फॉर एग्जांपल सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन. प्रोटीन की मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्रोटीन जो है उसका जो मोनोमर है, दैट इज अमीनो एसिड, दैट इज जेनेटिकली कोडेड फॉर. वो जेनेटिक कोड के हिसाब से आप अपने प्रोटीन्स बनाते हैं, आपने मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में पढ़ा है. तो हम एक बात समझ गए कि जो रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट टेक्सा में प्लेस्ड हैं, उनके जो ऑर्गन्स हैं, जो सिमिलर ऑर्गन्स हैं, उनको हम होमोलोगस कहते हैं. और ये होमोलोगी कॉमन एंसेस्ट्री बताता है, फाइलोजेनी ट्रेस करने में मदद करता है. फाइलोजेनी का मतलब है एंसेस्ट्री. सो होमोलोगस स्ट्रक्चर्स आपको कॉमन एंसेस्ट्री की तरफ लेकर के जाते हैं. हाउ डू यू एक्सप्लेन द सिमिलर ऑर्गन्स इन डिफरेंट टेक्सा ऑफ द एनिमल्स? एनिमल्स के डिफरेंट टेक्सॉन्स में आप किस तरह से ये चीज एक्सप्लेन करेंगे कि बड़े सिमिलर ऑर्गन्स हैं उनके बीच में? ये केवल एक ही तरीके से आप कर सकते हैं कि इनका जो कॉमन एंसेस्टर था, दिस ऑर्गन मस्ट बी द प्लान ऑफ देयर बॉडी, एंड देयरफॉर दैट बॉडी प्लान हैज बीन इनहेरिटेड
इनिशिएटेड बाय ऑल द डिसेंडेंट्स ऑफ दिस कॉमन एंसेस्टर। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये जो टर्म है जो होमोलोगस है, तो इसका मतलब देखिए होमोलोगस क्या हो सकते हैं, स्ट्रक्चर भी होमोलोगस हो सकते हैं, और अभी मैंने शब्द इस्तेमाल किया सीक्वेंसेस भी होमोलोगस हो सकती हैं। सीक्वेंसेस में हम न्यूक्लिक एसिड्स की भी बात कर सकते हैं, हम से फॉर एग्जांपल कुछ प्रोटीन्स की बात कर सकते हैं। सो वी विल सेपरेटली सी द सीक्वेंस होमोलॉजी। बायोकेमिकल लेवल पर हम किस तरह से होमोलॉजी देखते हैं। अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं स्ट्रक्चरल लेवल पर होमोलॉजी की बात करूंगा एंड वी विल बी बेसिकली टॉकिंग अबाउट एनाटमी। हम एक एनाटमी के बारे में बात करेंगे। आप जानते हैं जो इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी है उसे आप क्या कहते हैं, एनाटमी कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया। फंक्शनिंग को आप फिजियोलॉजी कहते हैं, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये वाली होमोलॉजी। तो फिर मैं इस बात पर आ रहा हूं कि होमोलोगस ऑर्गन्स कॉमन एंसेस्ट्री बताते हैं। दे आर शेयर्ड बाय ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट टेक्सा बट दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब देखिए ये जो टर्म है ये रिचर्ड ओवन ने इंट्रोड्यूस किया। सो द टर्म होमोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रिचर्ड ओवन। आप में से बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर अभी वो 10th वाली डेफिनेशन क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे, क्योंकि आपकी जो 10th की जो डेफिनेशन है उसका मतलब ये हुआ कि द ऑर्गन्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड हैव डिफरेंट फंक्शंस दे आर कॉल्ड एज होमोलोगस। सो दिस इज व्हाट यू मे बी थिंकिंग कि अब तक इतनी देर का वीडियो हो गया ये डेफिनेशन नहीं आई। सो मैं आपसे ये कहूंगा कि इस डेफिनेशन को थोड़ा सा मैं मोल्ड करूंगा। मैं आपको गलत नहीं बता रहा, आप ठीक है, लेकिन आपको पूरी तरह से ठीक होने के लिए कुछ और बात समझनी है। मैंने केवल यहां पर कॉमन एंसेस्ट्री, कॉमन डिसेंट, कॉमन ओरिजिन और शेयर्ड ऑर्गन्स की बात करी जो होमोलोगस है। मैंने फंक्शन के बारे में अभी बोला नहीं। सो इसका मतलब यह हुआ कि जो होमोलोगस ऑर्गन्स जो आप कह रहे हैं उसमें एक बात बिल्कुल ठीक है कि ये होमोलोगस ऑर्गन्स रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स में है जो कि डिफरेंट टेक्सा में प्लेस्ड है एंड दे हैव द सेम ओरिजिन and descent and therefore they have a very similar structure as well। यहां तक ये बात आपकी ठीक है, लेकिन इसके बाद समझिए दे मे और मे नॉट हैव सेम फंक्शंस। उनका सेम फंक्शन भी हो सकता है और सेम फंक्शन नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि होमोलोगस ऑर्गन्स में अगर सेम फंक्शन है तब भी अगर मैं रिलेटेड ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंट टेक्सा के हैं उनके इस ऑर्गन को स्टडी करूंगा तो मुझे डिसेंट विद मॉडिफिकेशन का एविडेंस जरूर दिखाई देगा। दिस इज वॉट आई एम ट्राइंग टू से। सो मुझे उम्मीद है पहली बात तो आपको होमोलॉजी के बारे में समझ में आ गया कि व्हाट एग्जैक्टली इज होमोलोगस। सो जैसा मैंने आपसे ये कहा कि होमोलोगस ऑर्गन्स की हम चर्चा कर रहे हैं, हम एनाटमी की बात कर रहे हैं, और बहुत ही कॉमनली जो चीज आप पढ़ते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। दिस शुड बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल फॉर यू। सो मैं होमोलोगस ऑर्गन्स की बात कर रहा हूं। मैंने ये कहा दैट दे शेयर द सेम ओरिजिन, I am saying that they are sharing the same descent and therefore I am including your word here that they are having similar structure, and then I am saying that they may or may not have same functions। इस तरह से मैंने होमोलोगस ऑर्गन्स को डिफाइन कर दिया। अब इसका मतलब यह हुआ कि मुझे सबसे पहले तो आपको ये एविडेंस देना पड़ेगा डिसेंट विद मॉडिफिकेशन का जिसमें होमोलॉजी और सेम फंक्शंस हो। सो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं वर्टिब्रेट हार्ट की बात करूं, सो देखिए मैं वर्टिब्रेट हार्ट्स की बात कर रहा हूं। मैंने रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट टेक्सा के ले लिए, ये सारे के सारे वर्टिब्रेट्स मैंने ले लिए। तो वर्टिब्रेट एक ग्रुप है, इस वर्टिब्रेट में बहुत सारे सब ग्रुप्स आएंगे, ये आपस में रिलेटेड हैं क्योंकि इनका एक कॉमन एंसेस्टर होगा। दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इनका एक कॉमन एंसेस्टर होगा जिससे इन सब ने डिसेंट शेयर किया है, और हम बार बार कह रहे हैं कि ये जो होमोलोगस ऑर्गन्स हैं ये आपको फाइलोजेनी ट्रेस करने में मदद करते हैं। इसका मतलब दे एग्जिबिट व्हाट इज कॉल्ड एज कॉमन एंसेस्टरी। ये कॉमन एंसेस्टरी आपको दिखाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कॉमन एंसेस्टरी नहीं दिखा रहा है देन इट इज नॉट अ गुड एविडेंस फॉर डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। सो डिसेंट विद मॉडिफिकेशन का अगर आप एविडेंस ढूंढ रहे हैं तो कॉमन एंसेस्ट्री ढूंढिए, फाइलोजेनी को ट्रेस कीजिए। अब वर्टिब्रेट में कौन कौन है देखिए, फिश है, एम्फीबियन है, आपने कहा रेप्टाइल और बर्ड्स और मैमल्स। और इसमें मैं एक ऑर्गन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं जो सब में होमोलोगस है, दैट इज द हार्ट।
So heart in all vertebrates is homologous because in all vertebrates it is derived from the embryonic mesoderm. ये एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से बनता है, कॉमन एंसेस्टर बॉडी प्लान का हिस्सा है। जो कॉमन एंसेस्टर था वर्टिब्रेट का, उसमें भी एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से एक मस्कुलर पंप बनता है जिसे हार्ट कहते हैं, जो सब में आ रहा है, जो सब में आ रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं हार्ट को डिस्कस करने से पहले। फिश में आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज देखने को मिलती हैं। सो फिश में न्यूट्रिशन में एक प्रॉब्लम है कि वो कुछ चीजें नहीं बना सकता, एंड देयरफॉर फिश जो ग्रुप है उसमें पहली बार आपको ये देखने को मिलता है कि एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की प्रॉब्लम आ सकती है, और फिर ये सारा का सारा ग्रुप इनहेरिट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप मैमल्स में ह्यूमंस बीइंग तक जाते हैं, सो देन यू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज एन एसेंशियल अमीनो एसिड एंड एन एसेंशियल फैटी एसिड। ये जो एसेंशियल फैटी एसिड और एसेंशियल अमीनो एसिड है, इसको भी मैं ट्रेस कर रहा हूं फाइलोजेनी से। नथिंग इन बायोलॉजी मेक्स सेंस एक्सेप्ट इन लाइट ऑफ इवोल्यूशन, except in light of evolution. Why do you make amylase from two places? सलाइवरी अमाइलेज के बाद में आपको पैंक्रियाटिक अमाइलेज बनाने की जरूरत क्या है? क्या किसी एंसेस्टर में दोनों जगह से अमाइलेज बनता है, या कोई एंसेस्टर ऐसा था जिसमें एक ही अमाइलेज बनता है? इसको रिलेट ऐसे कीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टार्च हमारे लिए स्टेपल डाइट हो और हमारे किसी एंसेस्टर के लिए स्टेपल डाइट ना हो, इसलिए उसका एक ही अमाइलेज से काम चल जाता हो, पर हमें 100% स्टार्च को हाइड्रोलाइज या डाइजेस्ट करना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो सलाइवरी अमाइलेज काम नहीं कर पाता, वो मैं पैंक्रियाटिक अमाइलेज से करता हूं। अगेन, नथिंग इन बायोलॉजी मेक्स सेंस एक्सेप्ट इन लाइट ऑफ इवोल्यूशन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। सो जब हम वर्टिब्रेट हार्ट्स की बात कर रहे हैं, हमने कहा मीजोडर्म से बना है, और अब आप देखिए फिश में 2 चेम्बर्ड हार्ट है, एम्फीबियंस में 3 चेम्बर्ड हार्ट है, रेप्टाइल्स में एक पार्शियली डिवाइडेड वेंट्रिकल है, और बर्ड्स और मैमल्स में दोनों में 4 चेम्बर्ड हार्ट है। द वेंट्रिकल इज कंप्लीटली डिवाइडेड। अब आप ये देखिए कि सब में हार्ट का एक ही काम है, दैट इज फंक्शनिंग, दैट इज पंपिंग द ब्लड। So that means this time homology with same function. The function is that it pumps blood. अगर मैं आपसे पूछूं हार्ट कौन सा ब्लड पंप करता है, the answer is the blood it receives. हार्ट ब्लड बनाता नहीं है, हार्ट उस ब्लड को आगे पंप कर देता है जो उसमें वापस आता है। बड़ी सिंपल कहानी है ये, इसको कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। सो मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि ये होमोलोगस है। देखिए डिफरेंट टैक्सा के रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर शेयरिंग द सेम ऑर्गन, बट कैन यू सी द डिसेंट विद मॉडिफिकेशन? Can you see the partitions? Can you see the endeavor to separate deoxygenated from oxygenated blood? Now, can you understand that if there is a 4-chambered heart, there will be complete separation of oxygen and deoxygenated blood, and coupled with a single aortic arch. The partial pressure of oxygen that is attained at the tissue level can be higher, and this actually can lead to the development of endothermy. And you will not be surprised to know that animals like birds and mammals are only endotherms. अगेन मैंने एक चीज आपको इवोल्यूशन से क्या कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। केवल बर्ड्स और मैमल्स क्या है, एंडोथर्म है। मुझे पता है इनके पास 4 चेम्बर्ड हार्ट होना चाहिए, बड़ा एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम होना चाहिए, आपके पास मस्कुलर डायफ्राम है लंग्स को पैसिवली इन्फ्लेट करने के लिए, और याद कीजिए उनके पास एयर सैक्स है। So air sacs attached to the lungs, very developed respiratory system, because for attaining higher metabolic rate I want a higher partial pressure of oxygen at tissues, and for that to happen this must happen. इसी तरह से it will be, अगर आप थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं, then you understand, then you actually study the brains. आप एनाटॉमी में ब्रेन्स का डायग्राम उठाइए, फिश का, एम्फीबियन का, रेप्टाइल का, बर्ड्स का और मैमल्स का बेसिक पार्ट सेम मिलेंगे, और फिर ये देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई पार्ट ज्यादा डेवलप होता जा रहा है। से फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स में सेरिब्रम में फ्रंटल लोब देखिएगा, नियोकॉर्टेक्स देखिएगा कितना डेवलप हो गया है। ऐसा है क्या मेडुला ऑब्लंगाटा सब में है? देखिए उसको ध्यान से, पोन्स वेरोलाई है। What is happening? So ये जो बेसिक प्लान है वो सबका सेम है। ये सारा का सारा जो ब्रेन है, ब्रेन भी आपको दिखेगा वर्टिब्रेट पे, वो सारा का सारा एक्टोडर्म से बना है, और सेम फंक्शन है। सेम फंक्शन है न्यूरल कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी एक्टिविटीज, ये फंक्शन है उसका। लेकिन डिसेंट विद मॉडिफिकेशन आपको जरूर दिखाई देगा। उसका सबसे बड़ा एविडेंस ये है कि आप इस चीज को पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका नियो कॉर्टेक्स बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स बहुत डेवलप हो गया है। हमारी लैंग्वेज स्किल देखिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, टेक्नोलॉजी देखिए, ये उनके साथ पॉसिबल नहीं है। इसकी वजह क्या है? ये जो सेरिब्रम है ये बहुत ज्यादा क्या हुआ है, डेवलप हुआ है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से।
अब हम बात करते हैं उस फेवरेट चीज के ऊपर जिसको कि हम होमोलोगस बचपन से सुनते आए हैं कि दे आर सिमिलर स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट इन फंक्शंस। यू आर एब्सोल्यूट, यू आर राइट, आई एम नॉट सेइंग, मैंने आपसे पहले भी कहा कि आप गलत नहीं है, लेकिन आप क्या पूरी तरह से ठीक है वो मैं भी आपको बता रहा हूं। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो अब हमने होमोलॉजी में कॉमन एंसेस्ट्री देखी, हमें समझ में आ गया डिसेंट विद मॉडिफिकेशन का आपके सामने ये एविडेंस है कि नहीं है। जैसे ही आपने ये स्टडी किया, देखिए डिसेंट विद मॉडिफिकेशन अगर आप आंख बंद करके देखेंगे तभी भी दिखाई देगा। सो आपको ये डिसेंट विद मॉडिफिकेशन दिख गया। और अब मैं उस ऑर्गन को ले रहा हूं जो कि डिफरेंट इन फंक्शन है। अब यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि कॉमन एंसेस्टर से, ये एक एंसेस्टर है और इस एंसेस्टर से कुछ लीनिएजेस इवॉल्व हुई। सो देखिए बड़े ध्यान से, हम ये कह रहे हैं कि इससे कुछ लीनिएजेस इवॉल्व हुई। तो मान लीजिए ये कॉमन एंसेस्टर है और इसके ये सारे डिसेंडेंट हैं। इसको आप जानते हैं क्लेड कहते हैं। मैं एक वीडियो जरूर करूंगा क्लेडिस्टिक्स के ऊपर जब मैं कोरिलेट करूंगा इवोल्यूशन और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को। और आपकी 10th की एनसीईआरटी की एक लाइन आपको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे आधा घंटा का एक वीडियो करना पड़ेगा जिसमें उन्होंने कहा है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मस्ट बी डन विद एन आई ऑन द इवोल्यूशनरी फोर्सेस। इवोल्यूशन और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बीच में बहुत ज़्यादा क्या है सामंजस्य है और किस तरह से हम फाइलोजेनी ट्रेस करते हुए नया एक फाइलोजेनेटिक ट्री बना रहे हैं, कंसिडर थिंकिंग अबाउट द रिलेटेडनेस बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो हमने ये कहा कि ये जो पर्टिकुलर कॉमन एंसेस्टर है इसका ऑर्गन सब में, इसका ऑर्गन सब में है। अब इसमें हुआ क्या कि ये अलग अलग एनवायरनमेंट में चले गए। से फॉर एग्जाम्पल दे आर लिविंग, कोई पानी में रह रहा है, कोई लैंड पर रह रहा है, कोई पेड़ पे चढ़ रहा है। से फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट तरह के एनवायरनमेंट में आ रहे हैं और डिफरेंट तरह के एनवायरनमेंट में रहने की वजह से इनके ऊपर डिफरेंट सिलेक्शन प्रेशर्स लगेंगे। नेचर अलाउ करेगी कौन कहां बचेगा कि नहीं बचेगा। नेचर क्या लगाती है, सिलेक्शन प्रेशर लगाती है। इसका मतलब ऑर्गेनिजम्स रिलेटेड है लेकिन आर लिविंग इन द डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड एनवायरनमेंट इज द बॉस। इसका मतलब एनवायरनमेंट उनके ऊपर क्या लगा रहा है, सिलेक्शन प्रेशर। फिर ध्यान से समझिए, related organisms going to different environments are subjected to different selection pressure and therefore will require different adaptations to survive in that particular environment where they have migrated। जहां वो गए हैं, जहां वो रह रहे हैं, वहां पर उनको बचने के लिए अलग अलग क्या चाहिए, एडेप्टेशन चाहिए। पर ऑर्गन्स तो सेम है, ऑर्गन्स तो सेम है। नया ऑर्गन कहां से लाए, लेमार्क ठीक नहीं है, कुछ सोच करके नई चीज नहीं बनाई जा सकती है। नेचर किसी चीज को इंप्रूव नहीं करती है, एडिट नहीं करती है, नेचर बेस्ट वेरिएंट को सेलेक्ट करती है। सो ये चीज इवोल्यूशन के बारे में आपको समझनी पड़ेगी। अब ये रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स अलग अलग एनवायरनमेंट में, तीसरी बार कह रहा हूं, इनके ऊपर अलग अलग सिलेक्शन प्रेशर है, इनको डिफरेंट एडेप्टेशन चाहिए, पर इनके पास ऑर्गन सेम है। दे विल अडेप्ट टू दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट एंड विल गेट सेलेक्टेड बाय द नेचर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड देयरफॉर दे विल अपीयर नॉट वेरी सिमिलर टू ईच अदर। इनमें वेरिएशन आ जाएगी। देखिए मैं शब्द यहां से शुरू करके इस तरह से हाथ लेके जा रहा हूं एंड दैट इज व्हाई आई एम इंट्रोड्यूसिंग द वर्ड कि ये जो होमोलॉजी है वेरी ऑफन विल टेल यू अबाउट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। इसको हमने क्या शब्द इस्तेमाल किया, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। सो होमोलोगस ऑर्गन्स कई बार आपको क्या दिखाएगा, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन दिखाएगा। मुझे उम्मीद है कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। ये जो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है इट में लीड टू स्पेसिएशन। एक और वीडियो जब हम स्पेसिएशन के बारे में करेंगे तो हम देखेंगे कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, एडेप्टिव रेडिएशन और स्पेसिएशन में किस तरह से इंटर रिलेशनशिप है। दैट इज अ सेपरेट वीडियो दैट वी विल डू। लेकिन अब तक आपको यह समझ में आ गया होगा कि ये homologous organs, different function, are telling you something about common ancestry with divergent evolution. Common ancestor body plan, how do you explain the difference in the functions of the organs when they are having the same structure? The answer is it has to be explained by common ancestry. देखिए homology is very easily understood by the vestigial organs. So मैं बाद में इस वीडियो में आपसे vestigial organs की बात करूंगा। उनको भी the presence of the vestigial organ cannot be explained except in the light of a common ancestor evolution, descent with modification from a common ancestor. आप explain नहीं कर सकते इस तरह का organ आपकी बॉडी में क्यों है जिसका कोई known function नहीं है। वो इसीलिए है क्योंकि ये कॉमन एंसेस्टर की बॉडी प्लान का पार्ट था। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। अब देखिए, अब इस डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की जब हम बात कर रहे हैं उन ऑर्गन्स की, जैसे फॉर एग्जांपल मैं प्लांट से एक ऑर्गन ले लेता हूं, लीव्स। सो लेट मी थिंक ऑफ लीव्स।
तो अगर आप लीव्स की बात करेंगे तो आप जानते हैं जनरली लीव किसे कहते हैं. दिस इज अ वेरी वेरी इजी थिंग टू अंडरस्टैंड फॉर एनी पर्सन हु हैज स्टडीड द बेसिक बॉटनी. लीव शुड बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. लेकिन अब आप देखिए, क्या आप इस निपेंथिस खासियाना को जानते हैं, पिचर प्लांट. और पिचर प्लांट में जो लीफ है ये इस तरह की पिचर की तरह बन जाती है. दूसरी चीज, अगर आप वीनस फ्लाई ट्रैप की बात करें, वीनस फ्लाई ट्रैप की बात करें तो उसमें इस तरह से एक स्ट्रक्चर बन जाता है क्लॉज की तरह से. तो ये मॉडिफाइड लीव्स हैं, ये मॉडिफाइड लीव्स हैं पर है लीव्स. इनका डिसेंट स्ट्रक्चर सेम है बट दे हैव बिकम एडेप्टेड टू डिफरेंट फंक्शंस. ऑलिगोट्रॉफिक सॉइल में ये प्लांट ग्रो करता है और नाइट्रोजन की कमी को पूरी करने के लिए फोटोसिंथेसिस को कॉम्प्लीमेंट करना पड़ता है इसको इंसेक्टिवोरस बन करके. और इसी तरह से अगर आप पॉइंसेटिया में देखेंगे तो पॉइंसेटिया में आप ये देखेंगे कि जो लीव्स हैं वो बहुत ब्राइट कलर्ड की हैं और बिल्कुल पेटल जैसी लग रही हैं, बिल्कुल पेटल जैसी है. लाल कलर की रेड पॉइंसेटिया अगर आप देखेंगे तो उसमें जो पेटल की तरह की लीव्स होती हैं तो इसका मतलब अट्रैक्टेंट का काम कर रही है पॉलिनेशन के लिए, पॉलिनेटर को. और अगर आप कैक्टस में देखें तो आपको स्पाइन दिखाई देंगे और आपको पता है कि इट इज एन एडेप्टेशन टू रिड्यूस द लॉस ऑफ द वाटर because it is living in a particular environment, the xerophytic condition. Now what does it show? They are all leaves. They have similar structure, they have similar descent. They are part of the common ancestor. They show you phylogeny. But don't you think that this is what is divergent evolution? ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है. पिचर प्लांट में इनमें इंसेक्ट को पकड़ने का काम कर रहा है, पॉइंसेटिया में पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने का काम कर रहा है, कैक्टस में स्पाइन का काम कर रहा है. आई होप दिस इज वेरी वेरी इजी. एंड नाउ कैन यू सी डिसेंट विद मॉडिफिकेशन? कैन यू सी द कॉमन एंसेस्ट्री फाइलोजेनी? आपको बड़ी आसानी से डिसेंट विद मॉडिफिकेशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आपको बड़ी आसानी से ये क्या दिख रहा है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. और हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं एविडेंसेस फ्रॉम इवोल्यूशन. एविडेंसेस किसके? डिसेंट विद मॉडिफिकेशन के. ये रहा डिसेंट विद मॉडिफिकेशन.